इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, आज से नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की यात्रा स्टार्ट हो रही है इंडिया की। 4 साल बाद नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आएंगे। इससे पहले अप्रैल 2018 में उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपीएस ओली। ये भारत की यात्रा पर आए थे और उनकी इंडिया की विजिट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी और नेपाल के प्रधानमंत्री की भी ये पहली फॉरेन विजिट होगी। अभी देखो, जिस सरकार को वो लीड कर रहे हैं ना, कोalition की सरकार है और कोalition काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इस साल नेपाल में इलेक्शन भी होने वाले हैं। शेर बहादुर देउबा ये पिछले साल ही नेपाल के प्रधानमंत्री बने और 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। देखो, सितंबर 2015 में इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे क्योंकि नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया था जिसको लेके इंडिया के कुछ कंसर्न्स थे और इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ना एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड लग गया था, जिस वजह से इंडिया से जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो सकी थी नेपाल में। तो इससे नेपाल के लोग इंडिया से काफ़ी नाराज हो गए थे। नेपाल में काफ़ी एंटी इंडिया हेट्रेड देखने को मिला था। तब से लेके अभी तक देखो, नेपाल इंडिया के रिलेशंस ना पूरी तरह से तो नहीं उभरे हैं। छोटे छोटे और भी इश्यूज हैं, जैसे 2016 में इंडिया ने, आपको पता है, डीमोनेटाइजेशन लागू कर दिया था। तो जैसे देखो, हमारे पास हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में यूएस डॉलर्स पड़े रहते हैं, उसी प्रकार से नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है ना, नेपाल राष्ट्र बैंक, इनके पास भी इंडियन करेंसीज की फॉर्म में कुछ रिजर्व्स थे। उसी प्रकार से भूटान के सेंट्रल बैंक में भी इंडिया की करेंसी की फॉर्म में कुछ रिजर्व्स थे। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद ना भूटान के साथ तो हमने वो पुराने नोट बदल लिए थे, लेकिन नेपाल के साथ नहीं बदले थे। नेपाल अभी भी चाहता है कि इंडिया अपने पुराने नोट हमसे बदल ले। उन नोटों की कीमत है 7 करोड़ रुपए। इंडियन सरकार का ये कहना है, अगर हम नोट बदलेंगे तो फेक नोट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो इशू है ना, ये नेपाल में इंडिया की इमेज खराब करता है। मतलब यूं नहीं है कि एकमात्र ये बड़ा इशू है, लेकिन ये छोटा सा इशू है, बट ऐसा इशू है जिससे इंडिया की जो इमेज है वो खराब हो रही है। बट मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये सिर्फ 7 करोड़ रुपए है, सरकार बदलती क्यों नहीं? देखो, दो देशों के बीच अगर संबंधों की बात आए ना, तो 7 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे इंडिया ने श्रीलंका को 2.4 बिलियन डॉलर्स की क्रेडिट लाइन दी है और 1 बिलियन डॉलर में 7,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो उस हिसाब से देखें, इंडिया एड भी काफ़ी देता है कई बार दूसरे देशों को। उस हिसाब से देखा तो 7 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। अगर इस इशू की वजह से इंडिया की इमेज खराब हो रही है तो इंडिया को ऐसे इश्यूज एड्रेस करने चाहिए। खैर, अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। देखो, दोनों देशों के बीच ना संबंधों को इंप्रूव करने के लिए एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप का गठन किया गया था। इस ग्रुप ने ना काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे कि जो 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है इंडिया और नेपाल के बीच, उसे रिप्लेस कर दिया जाए, बॉर्डर को रेगुलेट कर दिया जाए। तो ये जो इस ग्रुप की रिकमेंडेशंस है ना, उनको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको याद होगा 1999 में नेपाल से इंडिया में एक फ्लाइट आ रही थी IC-814, जिसको हाईजैक कर लिया था आतंकवादियों ने। तो एक वो दिन है, एक आज का दिन है। उस घटना को 23 साल हो गए, बट अभी भी देखो, नेपाल से जब पैसेंजर्स फ्लाइट को बोर्ड करते हैं ना, तो उनका प्री बोर्डिंग सिक्योरिटी चेक होता है। मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ताकि पता लगाया जा सके क्या कुछ मनसा खराब तो नहीं है। यह तब स्टार्ट हुआ था जब फ्लाइट हाईजैक हुई थी 1999 में। राइटर कहते हैं, एक घटना के बाद जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, अभी तक बदलने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि देखो, बहुत सारे ऐसे नेपालीज हैं जो इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं, वो इंडिया के लिए बहुत से जो नेपाली हैं वो शहीद भी हुए हैं। लेकिन ये जो एक घटना के बाद सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वजह से भी लोगों की नाराजगी है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट्स डिस्कस किए। अब नेपाल में कुछ नया हुआ। देखो, नेपाल ना चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है।
ऐसा लग रहा था कि जैसे नेपाल जो है पिछले कुछ सालों में बिल्कुल चाइना की तरफ इंक्लाइंड होता जा रहा है। लेकिन अब नेपाल ने कुछ ऐसा किया है जिससे यह पता लगता है नेपाल भी बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। देखो, नेपाल ऑलरेडी एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच। ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है। तो जियोपॉलिटिक्स ये कहती है नेपाल जो है वो दोनों देशों का फायदा उठाए। नेपाल इंडिया के अगेंस्ट चाइना कार्ड प्ले करता है, ज्यादा एड हासिल करने के लिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए, और चाइना के अगेंस्ट नेपाल इंडिया कार्ड प्ले करता है। बट अब नेपाल इतना चालाक है, चाइना और यूएसए के बीच भी खेलने लगा है। कैसे? नेपाल की पार्लियामेंट ने यूएसए की एमसीसी से यानी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन से $500 मिलियन की ग्रांट एक्सेप्ट करने का जो अप्रूवल था उसे रेटिफाई किया नेपाल की पार्लियामेंट ने। ये जो मदद आएगी ना $500 बिलियन की, इसे नेपाल के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रोबस्ट बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। देखो, नेपाल की पार्लियामेंट ने यूएसए की मदद लेने के लिए अप्रूवल दिया, तो इससे चाइना के कंसर्न्स पैदा हो गए। अब नेपाल यूएसए और चाइना के बीच भी खेलने लगा है। नेपाल की पार्लियामेंट ने जैसे ही अप्रूवल दिया ना, तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए सड़कों पे। ये देखो, इंडिया के लिए भी चिंता की बात है कि चाइना की जड़ें इतनी गहरी हैं। चाइना ने पैसा लगाया, प्रोटेस्टर्स को पैसा दिया कि हां, आप नेपाल की पार्लियामेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट विरोध कीजिए ताकि यूएसए की मदद आप मत लीजिए। तो इससे पता लगता है कि चाइना की जो जड़ें हैं नेपाल की पॉलिटिक्स में कितनी मजबूत हैं कि नेपाल ने यूएसए से मदद ली और इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये नेपाल जो है जब यूएसए से मदद ले रहा है, क्या इंडिया इससे खुश है? देखो, ये ना बहुत गहरी पॉलिटिक्स है। मैं आपको बताता हूं। नियर टर्म में तो इंडिया खुश है कि ठीक है, चाइना एक्सपेंड कर रहा है नेपाल में, तो यूएसए अगर उसका काउंटर कर रहा है नेपाल में, चूंकि इंडिया यूएसए का अलाय कंट्री है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए चाइना को ही बैलेंस कर रहा है। नियर फ्यूचर में इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉन्ग फ्यूचर में ना, इंडिया नहीं चाहेगा कि यूएसए भी अपनी जड़ें जमाए नेपाल में, क्योंकि नेपाल जो है वो ट्रेडिशनली इंडिया का होल्ड रहा है नेपाल में। तो इंडिया नहीं चाहता कोई भी एक्सटर्नल पावर नेपाल में अपनी बड़ी भूमिका निभाए। तो नियर टर्म में तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है चाइना का जब तक सामना हो रहा है। बट लॉन्ग टर्म में इंडिया चाहता है यूएसए भी अपनी जड़ें ना जमाए नेपाल में। इसीलिए ना, जब अभी $500 मिलियन की मदद को नेपाल की पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया ना, तो इंडिया ने पता क्या स्टेटमेंट दी? इंडिया ने यह कहा, जिस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूएस ने मदद दी है ना, उसका कोई अल्टरनेटिव खोजना चाहिए। तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स बोलने लगे, समझ ही नहीं आ रहा है इंडिया का कि इंडिया किसके साथ है। मतलब एमसीसी मदद दे रहा है नेपाल को, क्या इंडिया इसके साथ है, या फिर जो लोग नेपाल की सड़कों पर एमसीसी की हेल्प को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इंडिया उनके साथ है? तो इसका आंसर देखो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। नियर फ्यूचर में तो इंडिया चाहता है कि यूएसए चाइना का काउंटर करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया नहीं चाहता है। इसके बाद देखो कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। क्योंकि अभी नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया की यात्रा पर आ रहे हैं और इस साल नेपाल के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। कुछ इश्यूज जिनको टैकल किया जा सकता है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पावर ट्रेड एग्रीमेंट। पावर ट्रेड एग्रीमेंट जो है, ऐसा होना चाहिए इंडिया और नेपाल के बीच में कि नेपाल के अंदर इंडिया के प्रति एक ट्रस्ट पैदा हो जाए। वैसे देखो, इंडिया में आपको पता है आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का काफी बोलबाला है, लेकिन राइटर ये मानते हैं अगर पीक डिमांड को मैनेज करना होना तो फिर इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मेन रोल प्ले करते हैं। तो इंडिया अगर नेपाल से सस्ती इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है ना, इंडिया बहुत सारे पैसे इससे बचा लेगा। वो पैसे अदरवाइज इंडिया इस्तेमाल करता थर्मल पावर प्लांट्स में, जिससे काफी पोल्यूशन भी होता है। तो इंडिया को नेपाल के साथ इस प्रकार का पावर ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिससे नेपाल के लोगों में इंडिया के प्रति एक ट्रस्ट पैदा हो। दूसरा, ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट। ये देखो काफी पहले हुआ था आजादी के बाद, अब इसे रिन्यू करने की आवश्यकता है अच्छे से, क्योंकि आज के समय में तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से पेमेंट्स होती हैं और गुड्स का सेल भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन जैसी वेबसाइट से होने लगा है। तो ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट जो है, इसको एक्सटेंशन देने के बजाय ओवरऑल इसमें चेंजेस आने चाहिए समय की आवश्यकता के अनुसार, ताकि इंडिया के बिजनेसमैन अच्छे से नेपाल में बिजनेस कर सकें और नेपाल के बिजनेसमैन इंडिया में बिजनेस कर सकें।
फर्दर एक पॉइंट आता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट का। देखो ये जो एग्रीमेंट होता है ना, वो एक देश के इन्वेस्टमेंट को दूसरे देश में बचाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया नेपाल में, और ये एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच, तो नेपाल का ये कर्तव्य बनता है कि वो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है नेपाल में, उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ना, इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हो गई है, बट नेपाल की साइड यानी नेपाल की सरकार इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। नेपाल में ना कार्टल्स काफी एक्टिव हैं। जैसे देखो मान लीजिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी एग्जांपल है, नेपाल में जो लोग कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, उन्होंने आपस में कार्टल बना रखा है। तो फिर इंडिया से कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जाता है ना नेपाल में, वो उसकी एंट्री का विरोध करते हैं। तो नेपाल की सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इससे आपका भी फायदा होगा, कंपटीशन पैदा होगा, नेपाल के कंज्यूमर्स का फायदा होगा। लेकिन इसके लिए नेपाल की सरकार को, यानी अभी जो प्रधानमंत्री है देउबा को, इनको एक टफ स्टैंड लेना होगा, जिससे कुछ लोकल बिजनेसमैन नाराज हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेपाल को इससे काफी फायदा होगा। लास्ट में यह बोला जाता है, फिलहाल देखो दोनों देशों को समझने की आवश्यकता है। इंडिया को भी यह समझने की आवश्यकता है कि नेपाल, चाइना और यूएस, इनको दोनों देशों को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकता है। और नेपाल को भी यह समझना चाहिए कि इंडिया के साथ उसकी ज्योग्राफी अटैच्ड है। नेपाल इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर नहीं कर सकता है। अभी अच्छी बात यह है, डॉक्टर शंकर शर्मा जो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, पहले नेपाल के यूएस में एम्बेसडर थे, अब वो इंडिया के एम्बेसडर बने हैं। तो मौका यह है कि दोनों देश पुरानी जो खटास है ना रिश्तों में, उनको एड्रेस करें, और बहुत जो सिमिलरिटीज हैं दोनों देशों में, जैसे कल्चर सेम है, रिलीजन सेम है, इन चीजों का लाभ उठा के दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं